नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स जो मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है मात्र 1000 रुपए में। आज हम उसमें एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उस नए सब्जेक्ट का नाम है जनरल एग्रीकल्चर। आज हम इसमें जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर ये होने वाला है। इसमें आज अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के जो कुछ भी हिस्ट्री है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद आईसीएआर जो कि भारत का एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एग्रीकल्चर में जो रिसर्च किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप है पूरे भारत में, ये आईसीआर के द्वारा ही गवर्न करे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और आईसीआर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इनका पूरा नाम क्या होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। इसका नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। मात्र 1000 रुपए में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ने को मिल जाएंगे। और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये जब आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जो कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है तो आपके लिए जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो भी लेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसको आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश में भी होगा। मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी आराम से पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी आराम से इसको पढ़ के आराम से समझ सकता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके जो कुछ भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर एक ऐसा समझो कि जो हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना तो ढेर सारी इसमें सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल नॉर्मल जनरल एग्रीकल्चर में आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया है कि जिसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर से हिस्ट्री से रिलेटेड है, या आप डायरेक्टली इसको एग्रोनॉमी में नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको अलग सब्जेक्ट बना दिया है। तो इसके बारे में अपन लोग हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं जनरल एग्रीकल्चर में जो एक टर्म है वो एग्रीकल्चर टर्म है। एग्रीकल्चर होता क्या है, सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं। वैसे मैंने कई बार बताया है लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर का अगर हम हिंदी में माने देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है एगर, एगर माने एग्री यानी कि सॉयल। लैटिन शब्द जो होता है एग्री, एग्री का मतलब होता है सॉइल या फिर लैंड। एग्री जो है या एगर जो है ये किस भाषा का शब्द है, ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द होते हैं जिनका इंग्लिश में मीनिंग होता है सॉइल या फिर लैंड। और कल्ट्रा का क्या मतलब होता है, कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि अगर हम सॉइल की या लैंड की कल्टीवेशन करने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है एग्रीकल्चर की। द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड लैंड, द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और लैंड इज नोन एज एग्रीकल्चर। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है जिसको हम बोल सकते हैं अगर हमको बहुत शॉर्टकट में बोलना हो। अगर हम इसके ओवरऑल डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर का आज तक कोई भी एक ऐसा सर्वमान्य डेफिनेशन नहीं बन सका है। जैसे तमाम तरीके के डेफिनेशंस होती हैं तो कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जैसे मान लो कि बीमा है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। इस तरीके के जो सभी टर्म्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल होती है। मतलब पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग तरीके से बोलती है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन आज तक एग्रीकल्चर का कोई भी सर्वमान्य डेफिनेशन अभी तक बनाया नहीं गया है। हर जितने भी देश हैं, जितने भी देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं, इन सभी साइंटिस्ट का अलग अलग मत होता है। और इसी वजह से जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यक्ति हैं
उनकी जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है सब में थोड़ी थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का डेफिनेशन होता क्या है। तो एग्रीकल्चर is the practice of cultivating the soil or land for the purpose of growing crops and rearing livestock। ध्यान से समझना, जब हम कोई फसल ग्रो करने के लिए या कोई जानवर पालने के लिए सॉइल और मिट्टी का कल्टीवेशन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में केवल क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं आता, एग्रीकल्चर में क्रॉप के साथ साथ जितने भी लाइव स्टॉक यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर ऊंट गधा हाथी, ये सभी चीजें जो है अगर हम इसको पालते हैं तो इनका जो पालने की प्रक्रिया होती है, जो कुछ भी चीजें हम करते हैं पशुपालन में, ये सभी एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक, यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम बोलें तो एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट होता है। समझ गए बात। आगे बात करते हैं भारत में एग्रीकल्चर कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझना चाहें कि भारत में एग्रीकल्चर कैसा है, कितना पुष्पित पल्लवित और विकसित हुआ है, उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। यानी कि अगर कोई पूछे कि भैया भारत है कहाँ, जैसे लोग पूछते हैं भैया उनका गांव कहाँ है, वो गांव कौन सा है या उनका घर कहाँ है, तो हम लोकेशन बताते हैं ना। इसी तरीके से जियोग्राफी में, भूगोल में जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर भारत कहाँ पर स्थित है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत जो है वो, अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो भारत का जो लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के आसपास में। ठीक, ईस्ट के बारे में बात करें यानी कि लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में यानी कि 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट के आसपास तक, यानी कि इसकी जो ये है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है। तो ये क्या होता है, लेटीट्यूड की बात करें तो इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं होती है। तो यही इतने इतने अंश से लेके इतने मिनट से लेके और इतने अंश इतने मिनट से लेके इतने अंश इतने मिनट तक भारत का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसके अंदर आने वाला जो भूभाग है उसको हम भारत कहते हैं। समझ गए। ये आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताओ, तो वहां पर इस तरीके से डेफिनेशन वहां पर लिख के आती है। आगे बात करते हैं कि भारत का जो इतना बड़ा भूभाग है, इतने बड़े भूभाग में पूरी दुनिया की अगर हम तुलना करें तो भारत के इतने बड़े भूभाग में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है पूरी दुनिया का लैंड मास का केवल और केवल 2.4% एरिया, यानी कि मान लेते हैं पूरी पृथ्वी के जो एरिया है अगर वो 100 हेक्टेयर है, कितना है पूरे अर्थ का, अगर वो एरिया जो है वो 100 हेक्टेयर है तो उसमें जो अपना इंडिया है वो कितना होगा, वो मात्र और मात्र 2.4 हेक्टेयर होगा। आप अंदाजा लगाओ कितना कम है। इसके अलावा अगर हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो पूरी दुनिया में जो भी स्वच्छ पानी है उसमें से लगभग 4.2% पानी भारत के पास है। ठीक, यानी कि लैंड हमारे पास भले कम है लेकिन पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि फ्रेश वाटर हमारे पास दुनिया की अपेक्षा ज्यादा। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी की बात करें तो पूरी दुनिया की जो बायोडायवर्सिटी है उसका लगभग 8% बायोडायवर्सिटी जो है वो भारत में है। अब इतना सब चीजें हमारे पास है, लैंड एरिया 2.4% है, फ्रेश वाटर 4.2% है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी 8% है, और केवल इतना ही रिसोर्सेज है। जैसे हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भूमि है, ये हमारे पास जल है, और ये हमारे पास बायोडायवर्सिटी है, बोले तो जैव विविधता है। तो ये सभी चीजें हमारे पास थोड़ी थोड़ी हैं। लेकिन वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 17.8% पॉपुलेशन है। यानी अगर हम पूरी दुनिया में बात करें, पूरी दुनिया में मान लो अगर 100 ही आदमी है तो उसमें 100 आदमी में से 17.8% जो आदमी होंगे, यानी कि 17.8 आदमी ये केवल और केवल भारत के होंगे।
अब आप इतना समझो कि हमारे पास 2.4% तो जमीन है, और इतनी जमीन पर हमको लगभग लगभग 18% लोगों को रहना, खाना और इसी में सभी चीजें अपनी व्यवस्थाएं करनी है। इसी में हमारे नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, सब चीजें हमारी इतने ही जमीन में है, और साथ में इतनी ढेर सारी पॉपुलेशन है। तो सीधा दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में भारत में ज्यादा लोग रहते हैं पूरी दुनिया की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि भारत जनसंख्या के हिसाब से काफी छोटा है। जनसंख्या के हिसाब से मतलब जनसंख्या दर के हिसाब से, ठीक, जनसंख्या दर का मतलब भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से भारत काफी ज्यादा घना बसा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि भारत में हर आधे 1 किलोमीटर पे एक गांव होता है, ठीक। जबकि अभी हम कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, एक एक किसान के पास 200-200, 250-250 हेक्टेयर जमीन होती है। और भारत में किसी एक किसान के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन दिखती नहीं। भारत में लगभग 82% जो किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस तरीके के भारत में स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जो भारत है, भारत के पास रिसोर्सेस कम है और हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसी वजह से हमारे पास जो एग्रीकल्चर का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। हमको अपनी पूरी जनसंख्या को खिलाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा हमको इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। भारत में जो एग्रीकल्चर है या पूरी दुनिया का जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से धीरे धीरे आगे चलकर आगे बढ़ा है। जैसे हम अगर बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट, ये बीसी का क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट बोले तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 10,000 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। तो लगभग 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले बोले तो लाखों साल पहले, 10,000 से और पीछे चले जाओगे ना तो 12,000, 15,000, 1 लाख साल तक उधर हंटिंग और गैदरिंग के सबूत मिलते हैं। यानी कि उस समय का जो आदमी हुआ करता था वो क्या करता था, अपने जीवन यापन के लिए जानवरों को मारता था और उन्हीं जानवरों को खाता था और चीजों को इकट्ठा करता था, उनकी चमड़ियां इकट्ठा करता था और वही पहना करता था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जानवरों को मारना उसने कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि जानवरों को मारते गए, खाते गए, तो धीरे धीरे जानवरों की जनसंख्या घटती गई। अब जब जानवरों की जनसंख्या घट जाएगी तो इन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो जानवरों को पालने में सबसे पहले तो इन्होंने कुत्ता पाला था, ठीक। उसके बाद फिर जो पालतू जानवर हैं, पालतू जानवर में इन्होंने सीप पाला था। सॉरी, इन्होंने जो कुत्ता पाला था, तो कुत्ता पालने का जो मेन पर्पज इनका था कि शिकार करने में कुत्ते जो होते हैं वो शिकारी के तरीके से इनकी मदद करते थे, जानवरों का शिकार करने में मदद करते थे। अब शिकार करके खाते गए तो धीरे धीरे जो जानवर थे उनकी जनसंख्या घटती गई। तो फिर इन्होंने क्या किया, जानवर पालना भी शुरू कर दिया कि जानवरों को पालेंगे, फिर जानवरों को मारेंगे, उनको खाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो जानवर पाले गए थे उनका पर्पज यही था कि उनको मार के हम खा जाएंगे। तो भेड़ पाली गई तो भेड़ को लोग मार के खा जाते थे। ये कब किया गया? आज से लगभग लगभग ईसा मसीह के जन्म से लगभग लगभग 8,700 साल पहले। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना ईसवी पूर्व। ये जो हमारा ईसवी चल रहा है यानी कि 2025 ईसवी चल रहा है, 2025 ये और 8,700 ये दोनों जोड़ दोगे तो लगभग कितना आएगा? यानी कि मान लो, आप मोटा मोटा मान लो 1,700 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन्होंने भेड़ पाला, भेड़ के बाद फिर इन्होंने बकरी पाली। तो स्टार्टिंग में तो पहले ये भेड़ और बकरी केवल मांस के लिए पालते थे, लेकिन बाद में इनके जो बाई प्रोडक्ट निकलने लगे, जैसे भेड़ से ऊन निकलने लगा और जो बकरी थी बकरी का दूध निकलने लगा, तो ये दूध भी पीने लगे। तो धीरे धीरे पशुपालन अस्तित्व में आया। इसके बाद क्योंकि अब जानवर जो पालते हैं, जैसे मान लो अगर आप भेड़ पाल रहे हो या बकरी पाल रहे हो, इसको पालोगे आप, साल 1.5 साल खिलाओगे तब वो बड़ी होगी, उसके बाद तब उसको मार के खा जाओगे, काम खत्म हो गया। यानी कि आपको 1.5 साल तक उसको पालना पड़ेगा एक दिन खाने के लिए। इन्होंने फिर क्या किया कि इसको पालना शुरू किया और अपना जो इनके बायो प्रोडक्ट थे जो बार बार रोज निकलते थे,
उसको खाना शुरू कर दिया, जैसे दूध पीना शुरू कर दिया, क्योंकि दूध बकरी से रोज निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज पी रहे हैं, उससे काम चल रहा है। अब जानवर से भी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई आदमियों की, तो धीरे धीरे जो रिसोर्सेस थे वो और कम होने लगे। तो इन्होंने अपने खाने को और डाइवर्सिफाई किया, और डाइवर्सिफाई करने में फिर इन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट और बार्ले का स्टार्ट किया। यानी कि सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई थी, तो सबसे पहले फसल उगाई गई थी व्हीट और बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ की खेती करी गई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग आज से 7500 ईसा पूर्व में इसकी खेती करी गई थी। किसकी? बार्ले और गेहूं की, इन दोनों की खेती करना स्टार्ट किया। फिर लगभग लगभग 4400 ईस्वी पूर्व में उन्होंने मक्के की खेती करी। फिर लगभग 3500 ईस्वी पूर्व में आलू की खेती करी। ये सब चीजें धीरे धीरे एग्रीकल्चर शुरुआत हो गई। ठीक। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले आदमी ने पशुपालन शुरू किया कि एग्रीकल्चर शुरू किया, तो आप लोगों को बताना है एग्रीकल्चर मतलब फसलों की खेती करना पहले स्टार्ट किया या पशुपालन स्टार्ट किया। तो आपको याद रखना है कि आदमियों ने सबसे पहले पशुपालन स्टार्ट किया था। पशुपालन के बाद फिर वो फसलों को उगाना स्टार्ट किए। पहली बार जो पशुपालन स्टार्ट हुआ था वो किस वजह से हुआ था? पहली बार जो पशुपालन स्टार्ट हुआ था वो मांस के उत्पादन से हुआ था, यानी कि जानवरों को पालते थे उनको मार के खा जाने के लिए। बाद में फिर उसके बायो प्रोडक्ट यूज करना लोगों ने स्टार्ट किया। अगर फसलों में बात करें तो सबसे पहले बार्ले और गेहूं का खेती करी गई थी लगभग 7500 ईसा पूर्व में। 4400 ईसा पूर्व में मेज की खेती करी गई थी। लगभग 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती करी गई थी। और इसके बाद फिर पहिए का आविष्कार हुआ लगभग 3400 ईस्वी पूर्व में। और फिर जब धीरे धीरे खेती बढ़ने लगी, तो स्टार्टिंग में जो क्या होता था, खेती करने के लिए लोग क्या करते थे, जहां पर पानी का व्यवस्था रहती थी, यानी कि नदियों के किनारे जहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहती थी, वहां पर जमीन में ऐसे ही सीड गिरे रहते थे, या सीड को बो दिया जाता था बिना जुताई उताई के, तो उग जाते थे जंगली टाइप से। उसको लोग काट के उसका सीड निकाल के खाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब डिमांड और बढ़ती गई, आदमियों की जनसंख्या और बढ़ती गई, तो जो जंगल में स्वतः निकलते थे पौधे, उनसे भी जो उत्पादन होता था वो कम होने लगा। तब धीरे धीरे इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, मिट्टी को भुरभुरी करके फिर सीड डालने लगे। बरसात में पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो वो फिर अलग से पानी, नदियों से पानी की व्यवस्था करने लगे जिससे पौधे अच्छे से उग पाए। तो इसी के क्रम में उन्होंने हल का आविष्कार किया जिससे खेत की जुताई हो पाए। तो हल का जो आविष्कार हुआ था आज से लगभग ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2900 साल पहले की बात है, यानी कि आज से 5000 साल पहले की बात चल रही है। फिर इसके बाद सिल्क वर्म, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, रेशम कीट, इसके कपड़े बनते हैं। तो आज से लगभग लगभग कितने साल, आज से लगभग लगभग 4500 साल पहले, यानी कि 2700 साल ये और 2000 साल ये, यानी कि 4700 साल पहले के आसपास में पूरी दुनिया में केवल चाइना एक ऐसा देश था जहां पर रेशम के कीट से रेशम के धागे बनाए जाते थे और रेशम के कपड़े बनाते थे। चाइना ने बहुत सालों तक ये जो इनका आविष्कार, इनका जो खोज था, इसको पूरी दुनिया से छुपा के रखा था कि हाँ इसी तरीके से ये रेशम के कपड़े बनते हैं। और रेशम के कपड़े केवल उस समय नहीं, रेशम के कपड़े आज के समय पर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। एक जो प्योर अगर हम सिल्क का कपड़ा खरीदने जाएं तो 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक के मिलते हैं साड़ियां। ये इतना महंगा होता है। तो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार सिल्क वर्म से सिल्क के रेशे निकालकर उनके कपड़े बनाना शुरू किया था चाइना ने। और उसको बहुतों साल तक उसने पूरी दुनिया से बचा के रखा था। पूरी दुनिया को इसकी भनक नहीं लगने दी कि कैसे कपड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर चावल की खेती स्टार्ट हुई लगभग लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास। फिर उसके बाद ज्वार की खेती हुई। फिर उसके बाद लोहे का उपयोग हुआ। लोहे का उपयोग हुआ तो आप सोचोगे कि सर जी लोहे का उपयोग तो 1400 ईसा पूर्व में हुआ था, और हल का जो आविष्कार हुआ है वो 2900 ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि जो हल बनाया जाता है वो लोहे से ही बनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, हल का जो एंशिएंट टाइम में जो आविष्कार हुआ था, उस समय हल पत्थर के हुआ करते थे। पत्थर के हल को लकड़ी में बांध के
नुकीले पत्थरों को लकड़ी में बांध के उससे खेत की जुताई किया करते थे। फिर बाद में जब लोहे का आविष्कार हुआ तो जो हल है ये लोहे का बनने लगा। समझ गए बात? तो इस तरीके से भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरीके से कृषि का विकास होना स्टार्ट हुआ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी केवल मैंने उतना ही लिखाया है, बाकी सब चीजें हटा दिया है। एक चीज और, मैं अब आगे के जो लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, असल में क्या होता था, जो मैं पीछे वाले लेक्चर्स पढ़ाता था उसमें मैंने एक चीज देखी कि जो लेक्चर्स होते थे वो होते तो काफी डिटेल में थे, लेकिन उसमें जो अधिकतर बच्चे जो फैक्ट्स सोचते हैं कि सर जी ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए, डायरेक्ट उसमें फैक्ट्स नहीं होते थे। तो अब आगे से जो मैं लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा, जो भी लेक्चर आपको मिलेगा, जो भी पीडीएफ मिलेगा, उसमें फैक्ट्स आपको बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे दिखेगा। बाकी समझाने वाली चीजें मैं आपको केवल समझा दूंगा। वहां पर मैं समझाता भी था और नोट्स भी दे देता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, फैक्ट्स वाली चीजें मिलेंगी, यानी कि प्रॉपर नोट मिलेगा, और बाकी जो समझाने वाली चीजें हैं मैं आपको ओरली समझा दूंगा। क्योंकि आप मेरा ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप या तो बीएससी कर रहे हैं या तो बीएससी पास आउट हो चुके हैं, बीएससी आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वजह से इससे क्या होगा कि हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा और कॉन्साइज हो जाएगा, थोड़ा और क्रिस्प हो जाएगा, और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा। नहीं तो आप लोग ने थोड़ा सा महसूस किया होगा, कई बच्चों ने हमसे कहा भी कि सर जी ये जो इस तरीके से जो आप पढ़ा रहे हो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जा रहा है। तो उसको मैं थोड़ा सा अब इस समय, जो अब मैं आगे वाले लेक्चर्स जो पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा इस तरीके से कॉन्साइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग एक बार हार्ट का इमोजी बना के जरूर भेजिए, क्योंकि ये टेलीग्राम पे अगर आपको मिल रहा है, और अगर यूट्यूब पे मिल रहा है तो केवल एक दो लेक्चर ही आपको डेमो के रूप में मिलेगा, बाकी जो पूरा कोर्स है वो आपको खरीदना पड़ेगा क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में ढेर सारे और भी शब्द हैं, जैसे एक तो एग्रीकल्चर खुद ब खुद है, इसके साथ साथ हार्टिकल्चर है, ओलरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। तो कोई भी शब्द है जिसका सफिक्स यानी कि जिसके अंत में प्रत्यय के रूप में कल्चर लगा होता है वो सभी लैटिन भाषा के शब्द हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, ओलरीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, एक्वाकल्चर हो। ये सभी जितने कल्चर हैं जिनके लास्ट में कल्चर लगा हुआ है ये सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक, लैटिन एक भाषा है, तो ये सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में लॉजी लगा होता है या एम वाई लगा होता है, जैसे एंटमोलॉजी, निमेटोलॉजी, पेडोलॉजी, पैथोलॉजी और एग्रोनॉमी। ठीक, तो लास्ट में एम वाई लगा है ना, तो अगर लास्ट में एम वाई लगा है या फिर लॉजी लगा है तो ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि ये जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक, यानी कि अगर कल्चर लगा है तो लैटिन भाषा का शब्द है, और लॉजी या फिर एम वाई लगा है तो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जैसे हमारा एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये सभी जो हमारे शब्द हैं ये सब ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब ग्रीक भाषा के शब्द में दो शब्द हैं अपवाद में, यानी कि इनके लास्ट में लॉजी तो लगता है लेकिन ये ग्रीक भाषा के नहीं है, ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आप देखोगे तो पोमो और लॉजी जो है इसमें दो शब्दों से मिला है, पोमो और लॉजी। ठीक, लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना और पोमो का मतलब होता है फ्रूट। सोशियल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और लॉजी जो है ये हमारा ग्रीक भाषा का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में जो पोमो है ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और ये जो लॉजी है ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इस वजह से ये दोनों मिला दिया जाता है। तो अगर आपका कभी ऑप्शन मिले कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो आपको प्रियोरिटी किसको देनी है, प्रियोरिटी देनी है आपको ग्रीक भाषा को। अगर ऑप्शन दोनों मिल रहा है तो प्रियोरिटी ग्रीक भाषा को देनी है, और अगर दोनों में से कोई एक मिल रहा है तो आपको जो मिल रहा है वही देना है। समझ गए? क्योंकि आगे वाला जो शब्द है ये लैटिन का है और पीछे ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इस वजह से इसको लैटिन कम ग्रीक वर्ड कहा जाता है। ठीक, यानी कि लैटिन और ग्रीक दोनों का ये मिक्सचर होता है। कौन से दो शब्द, एक तो पोमोलॉजी और दूसरा सोशियोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि पोमोलॉजी इज द
होमोलॉजी इज द वर्ड रिलेटेड टू ग्रीक वर्ड। ठीक, होमोलॉजी ग्रीक वर्ड का शब्द होता है। आगे बात करते हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ध्यान से समझना, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, इंडिया के अक्षांतर और देशांतर के उनके जो निर्देशांक है, उसको मैंने आपको बताया था कि हाँ, भूगोल में अगर आपको खोजना है कि इंडिया कहाँ है, तो इस तरीके से आप खोज सकते हो। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि भारत में जो मिट्टी है, जो अभी मैंने 2.4% बताया, वो 2.4% पूरी दुनिया का जो है, वो 2.4% एक्चुअली में है कितना हेक्टेयर। तो भारत में जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, वो लगभग लगभग 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो लगभग लगभग 32 लाख और 87,000, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास भारत का कुल एरिया है। ठीक, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ये पूरे भारत का, समझ गए। दूसरी भाषा में बात करें तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन है। अब जियोग्राफिकल एरिया में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी जो रिवर है, ठीक, इसके बाद जो हमारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ठीक, हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, रोड है, नहर है, ठीक, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं पूरे भारत के अंदर, भारत की जो फिजियोलॉजिकल बाउंड्री है ना, जो भारत और पाकिस्तान के इस तरीके से जो बॉर्डर होती है ना, उस पूरे बॉर्डर के अंदर भारत की जो टोटल एरिया है वो कितनी है, वो लगभग लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 328.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन भारत के पास है। जिसमें से कुछ भारत का जो एरिया, भारत का जो कुछ एरिया है, कुछ तो चाइना के कब्जे में है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, और कुछ पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दो एरिया वो भी है। अब इसमें जो मैं जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूं, इसमें हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, ऐसा नहीं है वो नहीं आ रहा है, 32,87,000 में वो भी आ रहा था। अब यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड एरिया की बात करें तो भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, यानी कि भारत जो अभी तक रिपोर्ट कर पाया है, जहां तक हमारी रिपोर्टिंग होती है, वो केवल केवल कितना है, वो लगभग लगभग 306.54 मिलियन हेक्टेयर जमीन है। इसमें जो हमारा लगभग लगभग कितना, लगभग जो इसमें 22 मिलियन हेक्टेयर जो कम पड़ रहा है, वो कहां पर गए, कुछ पीओके में है, कुछ हमारा चाइना ने कब्जा कर रखा है, कुछ पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और कुछ चाइना ने कब्जा कर लिया है। इस वजह से हमारा रिपोर्टेड एरिया जो है वो कम हो गया है। आगे बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। भारत में जो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो कितना है, 219 मिलियन हेक्टेयर है। नेट सोन जो एरिया है, या नेट क्रॉप्ड एरिया भी इसको कह सकते हो, नेट क्रॉप्ड जो एरिया है, ये 21-22 का डाटा है, वो लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर है। अब आप ध्यान से समझना, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया या नेट सोन एरिया, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बताऊं। नेट सोन एरिया का सीधा मतलब होता है, जैसे मान लो एक किसान है, एक किसान के पास कितनी जमीन है, एक किसान के पास 4 हेक्टेयर जमीन है। अगर ये किसान एक साल के अंदर केवल एक फसल उगाता है तो वो कितना उगाएगा, एक 4 हेक्टेयर उसके पास जमीन है, 4 हेक्टेयर पे एक बार उगा देगा, एक फसल हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं ये जो किसान है, इसने इसी 4 हेक्टेयर जमीन पर 2 बार फसल उगाई एक ही साल के अंदर, एक बार गेहूं उगा लिया और दूसरी बार धान उगा लिया, एक ही साल में इसने 2 बार खेती कर ली। तो 4 और 4 हेक्टेयर 2 बार खेती कर ली, तो इसने टोटल कितनी एरिया पर खेती करी, 8 हेक्टेयर एरिया पर खेती करी। तो जब हम ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें दोनों आ जाता है, ये 8 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, अगर हमने धान और गेहूं दोनों कर लिया तो ये 8 हेक्टेयर हो जाएगा। खरीफ में धान कर लिया और रबी में गेहूं कर लिया तो 8 हेक्टेयर हो गया। अगर हम केवल एक ही खेती करते तो हमारा केवल 4 ही हेक्टेयर होता। तो इसीलिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो हमारा है वो कितना है, 219 मिलियन हेक्टेयर। जबकि नेट सोन एरिया, यानी कि हमारे पास खेती योग्य जो जमीन है,
वो केवल और केवल 141 मिलियन हेक्टेयर है। अब आप देखोगे एरिया सोन मोर देन वंस, यानी कि ऐसा एरिया जिसमें एक बार से ज्यादा खेती होती है, 2 बार या 3 बार खेती होती है। तो आपको ये दिख रहा होगा 78 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर 2 बार खेती हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको सीधा सीधा निकलेगा, जैसे इसको जोड़ोगे 78 को और 141 को तो आपको 219 मिल जाएगा। समझ गए बात? तो 78 मिलियन हेक्टेयर जमीन तो हमारे पास ऐसी है जहां एक साल में 2 फसलें या 3 फसलें उगाई जाती हैं। हमारे पास टोटल एरिया कितना है? 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन है जहां पर हम खेती कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें से माइनस करें तो 11 में से 8 गए 3, और इसके बाद फिर हमारा 13 में से 7 गए 6, यानी कि 63 मिलियन हेक्टेयर जो हमारे पास जमीन है, ये ऐसी जमीन है जहां पर हम केवल साल भर में एक बार खेती कर पाते हैं। 63 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर हम साल भर में केवल एक बार खेती कर पाते हैं। 78 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर हम साल भर में 2 बार या 2 से अधिक बार खेती कर पाते हैं। और टोटल हमारे पास ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया जो हमारे पास हो जाता है वो 219 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है। इस तरीके से आप इन चीजों को याद कर सकते हो। अगला है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। भारत में जो टोटल ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वो कितना है? वो है हमारे पास 120.38 मिलियन हेक्टेयर। समझ गए बात? नेट इरिगेटेड एरिया हमारे पास कितना है? 74 मिलियन हेक्टेयर। ध्यान से समझना। मान लेते हैं एक किसान है, एक किसान के पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, यानी कि इसके पास जो 2 हेक्टेयर जमीन है, इसके पास सिंचाई का साधन है, इस जमीन पर सिंचाई का साधन उपलब्ध है। ठीक। अब इस एरिया पर सिंचाई का साधन उपलब्ध है और किसान ने एक साल में 2 बार खेती कर ली, 2 फसलें इसमें उगा ली। तो टोटल कितने एरिया पर खेती कर ली उसने? 4 हेक्टेयर एरिया पर खेती कर ली, और सिंचाई का साधन इसके पास 4 हेक्टेयर पर उपलब्ध हो गया। ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि नेट इरिगेटेड जो एरिया है वो हमारे पास केवल और केवल 2 हेक्टेयर है, लेकिन साल भर में इसमें 2 बार खेती कर ली तो हमारे पास ग्रॉस इरिगेटेड जो एरिया है वो कितना हो गया? 4 हेक्टेयर हो गया, जबकि एक्चुअल में कितना है? 2 ही हेक्टेयर है। उसी तरीके से भारत में जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वो 120.38 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि नेट इरिगेटेड जो एरिया है वो 74 मिलियन हेक्टेयर है। समझ गए बात? आगे बात करते हैं। भारत में जो खेती करी जाती है वो 2 मेजर क्रॉप, एक तो हमारा धान की क्रॉप है और दूसरा गेहूं की क्रॉप। तो जो धान की क्रॉप है वो पूरे भारत में लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर पर करी जाती है, और गेहूं जो है वो हमारा वो लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर पर खेती करी जाती है गेहूं की। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो 40 और 30 70 5 75 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर तो केवल गेहूं और चावल की खेती होती है। ये काफी ज्यादा मात्रा में है। इसी वजह से भारत गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर पे ऐसे बना रहता है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम इसकी खेती बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। आगे है एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड। ऐसी लैंड जहां पर अवक्रमित भूमि है, यानी कि डिग्रेडेड है, इसमें हम खेती नहीं कर सकते। तो भारत में लगभग 147 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर हम खेती नहीं कर सकते। फॉरेस्ट एरिया जो भारत में है 21 का डाटा है, ये 2021 का डाटा है। भारत में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 21.71% है, यानी कि पूरे भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 21.71% जो एरिया है वो जंगल है। फॉरेस्ट और ट्री एरिया के बारे में बात करें तो भारत में जो ट्री कवर एरिया है वो लगभग लगभग 3% के आसपास है। तो दोनों जोड़ देंगे, फॉरेस्ट एरिया और ट्री एरिया, तो दोनों जोड़ देंगे तो लगभग 24.62% हो जाएगा। ठीक। कितना परसेंट एरिया भारत में जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों होता है। अब इसमें आप दो चीज देखते होंगे, एक तो फॉरेस्ट एरिया है, दूसरा ट्री एरिया। ट्री एरिया क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा एरिया होता है जहां पर किसान खेती भी करता है या फिर चारागाह होते हैं, और बीच बीच में पेड़ पौधे भी लगे होते हैं। समझ गए? इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो गवर्नमेंट का होता है, इसमें बिल्कुल किसी तरीके से कोई खेती नहीं होती। इसमें केवल जंगली जानवर रहते हैं और इसमें जंगल में ऑटोमेटिक अपने पौधे उगे रहते हैं। जबकि ट्री एरिया में क्या है?
जैसे जो बाग होते हैं ना, गांव के जो बाग हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं, जैसे गांव के कोई ऐसे किसान होते हैं जो 200-400 हेक्टेयर जमीन है उनके पास, उन्होंने बाग लगाया है, वो ट्री एरिया में आएगा। या कई बार ऐसे टेरा फॉर्मिंग होती है, आप लोगों ने नाम सुना हो, टेरा फॉर्मिंग कह रहा हूँ, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी सरकारी जमीन को, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जमीन को लीज पर दे देता है 5 साल के लिए, और क्या कहता है कि मैंने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने उसमें पौधे, जैसे मान लो ये कि ये जमीन है, ये जमीन किसान को उसने लीज पर दे दी कि ले जाओ खेती करो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस खेत के अंदर बीच बीच में यहाँ पर कुछ पौधे लगा देगा। अब शर्त उसकी यह रहेगी कि किसान को खेती करनी है जो इसमें खेती में उग रहा है, यानी कि जो फसलें वो पौधा उगा खेत में उगाई जा रही हैं, किसान अपनी लागत लगाए और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसान अपने घर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त बस केवल एक है कि ये जो पौधे लगाए गए हैं वन विभाग के द्वारा, इन पौधों को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ पौधों को समय समय पर जिस भी चीज की जरूरत पड़े, पानी की जरूरत, निकाई गुड़ाई की जरूरत, या कोई रोग व्याधि लग रही है, तो उन सब से बचाने की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक, 5 साल तक किसान इसमें खेती करता है, उसके बाद पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे एरिया ट्री एरियाज के अंतर्गत आते हैं। या जो बड़े बड़े प्लांटेशन ड्राइव होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट कहती है ना 25 लाख पेड़ लगाए गए, 40 लाख पेड़ लगाए गए, तो ये 25 लाख 40 लाख जो पेड़ लगाए जाते हैं वो ट्री एरिया में वृद्धि करते हैं। तो भारत में लगभग 3% के आसपास ट्री एरिया है, 2.9 के आसपास आप मान सकते हो। तो ट्री और फॉरेस्ट एरिया दोनों जोड़ दोगे तो लगभग 24.62% है। फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करें तो 21.71% फॉरेस्ट एरिया भी है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा अगला पॉइंट है फैलो लैंड, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं करी गई है। कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे भारत में, जैसे मान लो एक किसान है, किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, तो 10 हेक्टेयर में किसान खेती नहीं करता। कई बार उसके पास पूंजी की कमी होती है, कई बार उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कई बार उसके पास सिंचाई के साधन नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो किसान के पास है तो 10 हेक्टेयर भूमि, लेकिन उसने खेती केवल 8 हेक्टेयर पर करी है, 2 हेक्टेयर उसने परती छोड़ दिया है। तो भारत में लगभग लगभग हर साल 15 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी होती है जो कि परती पड़ी रहती है, उसमें कोई खेती नहीं होती है। चारागाह के बारे में बात करें तो भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो भारत का है, उसका 4% जो है वो चारागाह में आता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो भारत की जो 21-22 की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 155.4% है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर हम आपको बताएं तो जैसे मान लो कि कोई एक किसान है, वो 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर रहा है, ये सबसे आसान बता रहा हूं। अगर कोई एक किसान है, उसने 1 हेक्टेयर उसके पास जमीन है, उसने रबी सीजन में क्या किया, रबी सीजन में 1 हेक्टेयर में उसने गेहूं लगा दिया, और एक ही हेक्टेयर में खरीफ सीजन में उसने क्या कर दिया, 1 हेक्टेयर में उसने चावल लगा दिया, बोले तो धान लगा दी। तो इसके पास टोटल कितना हो गया, 2 हेक्टेयर। तो इसी का एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, क्या कहते हैं इसको, ग्रॉस ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या होता है, ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया किसान के पास कितना हो गया, 2 हेक्टेयर हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया में हम लिख देंगे 2, नेट कल्टीवेटेड एरिया 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200%। इसी तरीके से भारत में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो लगभग लगभग 155.4% के आसपास है। यहां तक तो अपन बात कर ली। अब आगे बात करते हैं आईसीएआर इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले तो आईसीआर का फुल फॉर्म दे लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता है इसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर। आईसीएआर एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो कि पूरे भारत में
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं उन सभी को ये गवर्न करती है। भारत में, पूरे भारत में जहां कहीं भी एग्रीकल्चर पर रिसर्च हो रही है वो सभी आईसीएआर के देखरेख में होती है। आईसीआर डायरेक्टली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी होता है। और इसके साथ साथ आईसीआर ना केवल रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, आईसीएआर बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के जो सिलेबस होता है उसको भी डिजाइन करता है। यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है उन सभी चीजों को इवेलुएट करता है। बोले तो एक्सटेंशन का भी काम करेगा, पढ़ाने का भी काम करेगा, रिसर्च का भी काम करेगा। ये सभी चीजें आईसीएआर के द्वारा गवर्न करी जाती हैं। पूरे भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसर्च डेवलपमेंट स्टडीज हो रही हैं वो सभी आईसीएआर करता है। अब आईसीएआर डायरेक्ट नहीं करता है, आईसीएआर के ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ये सभी अलग अलग जगह पर स्थित हैं और अलग अलग चीजों पर रिसर्च करती हैं। यहाँ पर हम उसी के बारे में समझेंगे। जैसे हमारे पास एक है CIARI, सेंट्रल इनलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका फाउंडेशन कब रखा गया था? 1978 में इसका शिलान्यास हुआ था। बोले तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? शिलान्यास नहीं, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसके साथ साथ सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि एरिड जोन, यानी कि अगर हमारे पास रेन फेड कल्टीवेशन करनी है, सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, तो किस तरीके से हम खेती करें, इस पे रिसर्च किया जाता है। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर राजस्थान में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। ये 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, यानी भैंस पर रिसर्च करने के लिए कहाँ पर है? ये हिसार हरियाणा में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, यानी कि बकरी पर रिसर्च करने के लिए ये कहाँ पर होता है? ये मखदूमपुर मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो खेती में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंजीनियरिंग के जो सामान आते हैं, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जायरो, इसके साथ साथ स्प्रेयर, डस्टर, तमाम जो हम मशीनें यूज करते हैं, तमाम मशीनरीज जो यूज करते हैं, उस पर रिसर्च कहाँ पर होता है? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पर। इस पर रिसर्च होता है भोपाल, मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर, शुष्क एरिया में हार्टिकल्चर कैसे समृद्ध किया जाए, इसके लिए जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो बीकानेर राजस्थान में है। ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये कॉटन टेक्नोलॉजी पे जो इंस्टीट्यूट बना है ये कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में 1924 में बना था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अब एक चीज आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर जो एरिड जोन था, एरिड जोन यानी कि एरिड हार्टिकल्चर जो है, तो एरिड वाला जो रीजन है वो राजस्थान का, इसी वजह से इसकी स्थापना राजस्थान में हुई है। कपास की सबसे ज्यादा खेती होती है महाराष्ट्र में, तो इसलिए वहां पर कॉटन है। इस तरीके से इंटर रिलेट करके आप चीजों को याद कर सकते हो। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एरिया। तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में आता है। मैंने आप लोगों को हॉर्टिकल्चर जो पढ़ाया है, हॉर्टिकल्चर में बताया था कि यूपी वाला जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की खेती ज्यादातर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होती है। तो इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है, 1972 में। टेम्परेट हार्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर, ये कहाँ पर है? टेम्परेट रीजन हमारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वो टेम्परेट माना जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये टेम्परेट रीजन है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लुधियाना, पंजाब में है, जो कि 1989 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? गंगटोक, सिक्किम में है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी।
सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो प्लांटेशन क्रॉप भारत में ज्यादातर दक्षिण भारत में ग्रो किए जाते हैं प्लांटेशन क्रॉप। तो ये केसरगढ़ केरला में है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है, कुफरी एक जगह है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ये है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जूट और एलाइड फाइबर पर रिसर्च करने के लिए बैरकपुर वेस्ट बंगाल में 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद तेलंगाना में 1985 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, सोयाबीन की खेती पूरे भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, तो इंदौर मध्य प्रदेश इसका हेडक्वार्टर भी होता है 1987 में। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस की जो खेती होती है वो उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार वाले रीजन में ज्यादातर होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कटक उड़ीसा में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि 1947 में स्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? अविकानगर टोंक राजस्थान में है। ये वूल और भेड़ और उस पे ऊन पर रिसर्च करता है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये देहरादून उत्तराखंड में है, जो कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, और पूरे भारत में आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा तंबाकू खेती होती है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? ये त्रिवेंद्रम केरला में है, और ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है हमारा आईसीएआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। आईसीएआर का अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। ईस्टर्न रीजन में जो कॉम्प्लेक्स है वो ईस्टर्न रीजन में कहां पर है? पटना बिहार में है, जो कि 2000 में स्थापित हुआ था। इसका एक रिसर्च कॉम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हिली रीजन, ये कहां पर है? ये मेघालय में है, उमयाम बारापानी में, जो कि 1975 में स्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कोस्टल एरिया में होना चाहिए, बोले तो इला गोवा में है ये, 1979 में। फिर इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है, दिल्ली में 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आगे है हमारा इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ग्रासलैंड और फॉडर पर रिसर्च होती है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, 1962 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है, 1967 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर रांची झारखंड में है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, दाल पर रिसर्च करने के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश में है, कल्याणपुर जो कानपुर में कल्याणपुर जगह है वहां पर है ये, 1993 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ये कहां पर है? ये कालीकट केरला में है, 1975। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, 1952। शुगर केन पर रिसर्च यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद तेलंगाना में है, 1976 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़ में है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बोले तो जैसे पौधों में जो कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है तो उसको बायोटिक स्ट्रेस बोलेंगे। अगर उसके पास कोई टेम्परेचर की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से, बरसात की वजह से, इस तरीके से पौधे में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वो कहां पर है? वो है बारामती, मालेगांव, महाराष्ट्र में, 2009 में इसका स्थापना हुई थी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु कर्नाटका में, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोलकाता वेस्ट बंगाल, 1938। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, ये कहाँ पर है? हेवल बेंगलुरु में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जिसको एसबीआई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कैटल पर रिसर्च करने के लिए मेरठ उत्तर प्रदेश में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल मध्य प्रदेश में है, जो कि 2014 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, मेज पर रिसर्च करने के लिए लुधियाना पंजाब में रखा गया था, 2015। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश, 1988। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये भी कहाँ पर है? ये करनाल हरियाणा में है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये कहां पर है? मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में है, 1979 में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये कहां पर है? राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये कहां पर है? पेदावेगी वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में है, ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, 1988 में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना में, राइस पर रिसर्च करने के लिए। एक अभी राइस रिसर्च मैंने बताया था जो कि अपना उड़ीसा में था, 1965 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सिट्रस की सबसे ज्यादा खेती नागपुर महाराष्ट्र वाले रीजन में होता है, नागपुरी संतरा आपने सुना भी होगा, तो वहीं पर है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, ये मऊ उत्तर प्रदेश में है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली, जो कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल, 1947। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची केरला, 1957। अगला है सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला, 1947। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र, 1961। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा, 1987। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई तमिलनाडु, 1987। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो है, ये नई दिल्ली में है, जो कि 1905 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये हमारे ICAR के इंस्टीट्यूशन से ढेर सारे इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में, जो कि ICAR के अंतर्गत ही आते हैं और अलग अलग विषय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चीज पर अपने रिसर्च करते हैं। इनके नाम से आप पता चल जाएगा, आपको इनका नाम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये किस पर रिसर्च करते हैं। जैसे फिशरीज एजुकेशन पर रिसर्च करता है, मुंबई महाराष्ट्र में है। फिशरीज पर रिसर्च करने में कोची केरला में करता है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है पॉन वॉन की, ये सब करता है किसमें? जो झींगा पालन है, ये सभी भुवनेश्वर उड़ीसा में होता है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में और अलग अलग चीजों पर रिसर्च करने के लिए इनको बनाया गया है। आगे है ICR नेशनल रिसर्च सेंटर, पूरे भारत में लगभग 15 नेशनल रिसर्च सेंटर हैं जो कि ICR के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो इंडिया में बनाया गया था, जो कि ग्राउंड नट का था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट 1979 में इसको बनाया गया था, जगन्नाथ गुजरात में इसको बनाया गया। आगे बात करते हैं जैसे कौन कौन से नेशनल रिसर्च सेंटर हैं।
तो नेशनल रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 1993 में बनाया गया था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में अंगूर की खेती बहुत बड़ी मात्रा में करी जाती है, तो 1997। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, लीची मुजफ्फरपुर जो बिहार में आता है, वहां पर बहुत अच्छी लीची का उत्पादन होता है, तो वहीं पर आप इसको याद कर लो। 2001 नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट जो होता है वो सोलापुर महाराष्ट्र में 2005 में। आप हार्टिकल्चर पढ़ोगे तो इसको कैसे याद करना है, मैंने इसको भी अच्छे से वहां समझाया है। इसमें सोलापुर है। जब आप अनार को फाड़ते हो तो अनार के अंदर लाल लाल दाने निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे सोला। ठीक, तो इससे आप याद करते हो कि 16 से सोलापुर महाराष्ट्र बोले तो अनार, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट बोले तो अनार। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ऊंट पर, ये कहाँ पर होता है? जैतवीड बीकानेर, जोधबेट बीकानेर राजस्थान 1984। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये नई दिल्ली में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, ये हिसार हरियाणा में 1986। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये हैदराबाद तेलंगाना 1999। हैदराबादी बिरयानी है ना, ऐसे याद कर लेना, बिरयानी मांस से बनता है, तो मांस का रिसर्च सेंटर वहां पर है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, मिथुन क्या होता है? एक तरीके का सांड की, एक सांड से मिलता जुलता एक प्रजाति होता है, ये कहाँ पर है? नागालैंड में। मेडजी फेमा 1988 में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड, ऑर्किड एक तरीके का पौधा होता है जो कि हॉर्टिकल्चर में आता है, एक फूल का पौधा होता है जो कि पोक्योंग सिक्किम में 1996। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सुअर, पिग, गुवाहाटी आसाम, आसाम में सुअर की खेती, मतलब सुअर का पालन बहुत ज्यादा होता है और आसाम के लोग सुअर का मीट ज्यादा खाते हैं, 2002। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, यानी कि जो क्या कहते हैं, बीज वाले जो मसाले हैं, जैसे धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इस तरीके के जो है वो कहाँ पर है? ये ज्यादातर तबीजी दोमारा अजमेर राजस्थान, ये सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक, याक में ये कहाँ करता है? दिरंग वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में 1989 में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये नई दिल्ली में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी बिहार में है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ, अब भारत में कुछ राष्ट्रीय ब्यूरो हैं, राष्ट्रीय ब्यूरो, जैसे एनबीपीजीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये नई दिल्ली में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत में टोटल जो ब्यूरोज हैं, नेशनल ब्यूरो, वो 6 हैं। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश में है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको सब जगह ब्यूरो देखने को मिल रहा है। ठीक, तो टोटल 6 ब्यूरो हैं, 3 यहाँ पर बताया, 3 आगे है, ये है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र में 1976 में स्थापना। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा 1984। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ उत्तर प्रदेश 1983। अगला है आईसीआर डायरेक्टोरेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, भारत में 13 है। जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट पे रिसर्च करने के लिए जूनागढ़ गुजरात 1979। डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर मध्य प्रदेश 1987। डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये भरतपुर राजस्थान में है, 1993 में यह बना था। डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन हिमाचल प्रदेश में 1983। डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र 1994। डायरेक्टोरेट ऑफ कैजू रिसर्च पुत्तूर कर्नाटका 1986। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं इसको मैं केवल पढ़ रहा हूँ, ये जो स्लाइड्स हैं केवल मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझाने वाला कोई चीज है नहीं, आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बार बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे पुणे महाराष्ट्र है, तो पुणे महाराष्ट्र में जो जगह है, महाराष्ट्र में ओनियन और गार्लिक की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो कोई भी चीज है जिसकी खेती जहां पर बहुत ज्यादा होती है, जहां के लोग जिस चीज की खेती ज्यादा करते हैं, वहां पर उस चीज का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस तरीके से आप इसको इंटर रिलेट करके याद कर लेना। बाकी बार बार याद
पढ़ोगे तो ही याद होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ रखा है, कम से कम 2500 बार पढ़ा है, तो इस वजह से मुझे याद है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, ये आनंद गुजरात में है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ये पुणे महाराष्ट्र में है, 2009 में स्थापना हुई थी। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज, ये जानवरों का जो एफएमडी डिजीज होता है, ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, 1968 में। डायरेक्टरेट ऑफ पाउल्ट्री रिसर्च, हैदराबाद तेलंगाना, 1988। हैदराबाद बिरयानी, पाउल्ट्री मुर्गी। डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, ये नई दिल्ली में है, 2011 में। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, ये कहाँ पर है? भीमताल, नैनीताल, उत्तराखंड। ये कहाँ पर है? ये 1987। ये कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च है, भीमताल लेक है एक, नैनीताल के पास, वहां पर इस पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर है। अब अगला है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसका सबसे पहले तो काम समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फसल है, ग्राउंड नट मान लेते हैं, हमारे पास एक फसल है ग्राउंड नट। अब ग्राउंड नट में पूरे भारत में रिसर्च होता है। अब पूरे भारत में जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अगर सभी लोग ग्राउंड नट की अलग अलग रिसर्च करेंगे तो सबके अलग अलग रिजल्ट आएंगे, और एक साथ काम करेंगे तो अलग रिजल्ट आएंगे। जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा और पॉजिटिव आएगा। अगर सब लोग अलग अलग काम करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना घट जाती है, और इसके साथ साथ रिजल्ट जो आता है वो बहुत देर से आता है। तो सब एक दूसरे से मिलके आसानी से काम कर पाए, इसीलिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई थी, जिसको हम कहते हैं AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो भारत में टोटल 60 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, जिसमें जो सबसे पहला कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था वो मेज पर स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या कहा था? इसमें गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था कि पूरे भारत में जितने भी मेज पर रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी रिसर्च उस पर करें, मक्के पर अच्छे तरीके से रिसर्च करें, और अपनी जो भी जानकारियां जिसको जिसको मिल रही हैं, सब एक दूसरे से आपस में साझा करें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इसमें एक टीम नाम की एक चीज होती है। उसमें क्या होता है, एक ही फाइल, जैसे मान लो पीपीटी बना रहे हो, तो एक ही फाइल पर 3 4 10 लोग काम कर सकते हो। वो सभी आपस में एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं, और चारों पांचों लोग मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे कोई पीपीटी बना रहा है, तो आप पीपीटी की पहली स्लाइड बना रहे हो, आपका जो मित्र है वो दूसरी स्लाइड बना रहा है, तीसरा मित्र जो है तीसरी स्लाइड बना रहा है। तो इस तरीके से जब तक आप एक स्लाइड बनाओगे, इतने में तीनों लोग मिलके एक एक स्लाइड बनाओगे तो 3 स्लाइड बन जाएगी। इसी तरीके से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट की भी स्थापना करी गई थी। इसका मेन मोटिव यही था कि केवल एक फसल को रिसर्च करने के लिए पूरे भारत में जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, इनके जो भी रिसर्च पब्लिश हो रहे हैं, जो भी इनको रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट पूरे भारत में सभी अन्य जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको ये सभी चीजें साझा करी जाए, जिससे कि आगे चलकर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो बहुत तेजी से आए और ज्यादा एक्यूरेट आए। तो इसके लिए मेज में पहले सबसे पहली बार ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई थी, शुरुआत करी गई थी, और ये 1957 में करी गई थी। अब इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे ऑल इंडिया रिसर्च, जैसे पूरा नाम इसका पढ़ लेना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन निमेटोड। मैं केवल ऑन ऑन करके आगे पढ़ूंगा। ऑन निमेटोड, ये निमेटोड पे 1900 नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और 1977 में ये शुरू किया गया था। ये स्थापना नहीं है, ये स्टार्ट कब किया गया था ऐसे समझो। 1977 में इसको स्टार्ट किया गया था कि निमेटोड पर जितने भी लोग रिसर्च करोगे, सब रिपोर्ट करोगे नई दिल्ली में, और यहीं से फिर आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा करोगे। पेस्टिसाइड रेजिड्यू, ये भी नई दिल्ली में है। ऑन मेज, ये भी नई दिल्ली में है, जो सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था 1957 में। राइस, राजेंद्र नगर हैदराबाद 1965 में। चिकपी, कानपुर उत्तर प्रदेश 93 में। इसके बाद मुलपियार यानी कि मूंग बीन, उड़द बीन, लेंटिल एटसेट्रा, ये सभी कानपुर उत्तर प्रदेश। पिजन पी, कानपुर उत्तर प्रदेश। एरिड लेग्यूम, कानपुर उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पल्सेस रिसर्च सेंटर। पल्सेस रिसर्च के जो सेंटर है वो कानपुर में है। तो यहाँ पर जितना है, चाहे चिकपी हो, चाहे फिर आपका मूंग बीन हो, उर्द हो, लेंटिल हो, पिजन पी हो, एरिड लेग्यूम्स हो, ये सभी दलहनी फसलें हैं। तो इन सब का रिसर्च सेंटर वही कानपुर का, जो उत्तर प्रदेश का
जो पल्सेस रिसर्च सेंटर है वहीं पर ये सभी चीजें इसका वो भी माना जाता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट के जो मेन जगह है। आगे बात करते हैं वीट एंड बार्ले, ये करनाल और हरियाणा में है 1965। ऑन शुगर सोरगम, ये हैदराबाद तेलंगाना में 1969 में। पर्ल मिलेट ये जोधपुर राजस्थान 1965। स्मॉल मिलेट जो है बेंगलोर कर्नाटका 1986। शुगर केन लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो हमारा अभी मैंने बताया था ना शुगर केन रिसर्च सेंटर एक हमारा लखनऊ में है, एक एसबीआई जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 1970 में हुआ था। कॉटन है वो एक कोयम्बटूर तमिलनाडु और 1967। ग्राउंड नट जो हमारा है जो जूनागढ़ गुजरात। सोयाबीन इंदौर मध्य प्रदेश 1987। जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में ही। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वही जो रिसर्च सेंटर था वहीं पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट की भी स्थापना कर दी गई। जैसे रेपसीड और मस्टर्ड ये भरतपुर में था, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। सनफ्लावर सफ्लावर और कस्टर्ड हैदराबाद तेलंगाना। लेंथिल कानपुर उत्तर प्रदेश। सिसमम एंड नाइजर जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो कंट्रोल, अगेन ये बेंगलुरु कर्नाटका में। हनी बी एंड पोलिनाइजर ये कहाँ पर है? IARI पूसा नई दिल्ली। ये फॉरेज क्रॉप झांसी उत्तर प्रदेश, वहां पर जहाँ ग्रासलैंड ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर यही इसके वहीं पर ये भी है। फ्रूट जो है हमारा बेंगलुरु कर्नाटका में है। आगे बात करते हैं तो हमारा जो अगला है, अगला पॉइंट क्या है? एरिड फ्रूट। एरिड फ्रूट बीकानेर में है। एरिड हार्टिकल्चर जहां पर है वहीं पर है ये। मशरूम हमारा सोलन महाराष्ट्र। मशरूम रिसर्च सेंटर में इसको रख दिया गया है। वेजिटेबल इंक्लूडिंग NSP वेजिटेबल, ये बना जो सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस वाला है वहीं बिल्कुल सेम ही जगह पर AICRP है। अगला पोटैटो शिमला, कुफरी वाला जो शिमला है ना, पोटैटो अनुसंधान संस्थान वहीं पर इसको भी रख दिया गया है। ट्यूबर ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरला में है। पाम है केसर केरला में। कैजू पुत्तूर कर्नाटका। स्पाइसेस कालीकट केरला में। मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट ये कहाँ पर? आनंद गुजरात। फ्लोरिकल्चर पुणे महाराष्ट्र। माइक्रो सेकेंडरी एंड पॉल्यूटेंट एलिमेंट भोपाल मध्य प्रदेश। सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप रिस्पॉन्स भोपाल मध्य प्रदेश में है। लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट भोपाल मध्य प्रदेश। साल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड यूज ऑफ सेलेनाइन वाटर करनाल हरियाणा में। वाटर मैनेजमेंट रिसर्च भुवनेश्वर उड़ीसा। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में। हैदराबाद एग्रीकल्चर तेलंगाना 1970। अगला क्या है? एग्रोमेट्रोलॉजी के हैदराबाद तेलंगाना 1983। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मेरठ उत्तर प्रदेश मोदीपुरम में है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट वीड कंट्रोल ये कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश 1978 में। अगला है एग्रो फॉरेस्ट्री फार्म इम्प्लीमेंट मशीनरी, ये कहाँ पर है? एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी उत्तर प्रदेश में। फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी भोपाल मध्य प्रदेश में है। वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाली जो जगह है वहीं पर। ये इकोनॉमिक एंड सेफ्टी इन एग्रीकल्चर ये भी भोपाल मध्य प्रदेश में बिल्कुल सेम ही बिल्डिंग में है। जहां पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे रिसर्च होता है वहीं पर सेफ्टी का भी रिसर्च होता है। ऐसा नहीं पता चले कोई कंबाइन चला रहा है, हार्वेस्टर चला रहा है और किसान उसी में फंस के मर जाए, इस तरीके से चीजें ना होने पाए। अगला है एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एनर्जी भोपाल मध्य प्रदेश। प्लास्टिक कल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब। गोट इंप्रूवमेंट ये मथुरा में है। जो गोट अनुसंधान संस्थान है वहीं पर है। अगला है इंप्रूवमेंट ऑफ फीड सोर्सेस एनिमल प्रोडक्शन बेंगलोर कर्नाटका में है। कैटल रिसर्च मेरठ उत्तर प्रदेश 1987 में। पोल्ट्री हैदराबाद तेलंगाना में। पिग इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बात करते हैं AICRP फुट एंड माउथ डिजीज, ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, जहां पर फुट एंड माउथ डिजीज का रिसर्च सेंटर है वहीं पर इसको भी रख दिया गया है। एनिमल डिजीज एंड माउंटरिंग सर्विलांस बेंगलोर कर्नाटका में। होम साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ तक तो अपना ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट था। अब भारत में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल में है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर? समस्तीपुर बिहार में है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब है तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन साथ में क्योंकि ये एमएससी और पीएचडी की डिग्री भी देती हैं, इसी वजह से इनको यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिला। यानी कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मानित विश्वविद्यालय है। इनके नाम में कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगा आपको। ये हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लेकिन क्योंकि एमएससी यहाँ से कर सकते हो, पीएचडी यहाँ से कर सकते हो, तो इसी वजह से इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। भारत में टोटल 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे IARI जो है, ये एमएससी और पीएचडी की डिग्री भी देता है, साथ में यहाँ पर रिसर्च जो लोग करते हैं बच्चे, पढ़ाने का भी काम करता है, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है, ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। नेशनल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये हमारा कहाँ पर है? ये मुंबई में है। अगला है GCIAR। फुल फॉर्म क्या है? CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। अब बात करेंगे, इंडिया वाले तो खत्म हुए, इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC बोले तो अमेरिका में है। अब इसमें 15 सेंटर हैं। वो 15 सेंटर कहाँ कहाँ पर है थोड़ा सा देख लेते हैं। जब सबसे पहले अफ्रीका राइस सेंटर, ये कहाँ पर है? इवोरी कोस्ट में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, ये बेरूत लेबनान में है, 1977 में स्थापना हुई थी। नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये कहाँ पर है? पतनचेरू हैदराबाद में। ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये कहाँ पर है? बोंगोर इंडोनेशिया, 1993। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी DC अमेरिका में, 1975 में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये साउथ अमेरिका में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये नाइजीरिया में है। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट केन्या में, 1994 में स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये रोम इटली में है। एक NBPGR है, नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च, NBPGR है। एक IBPGR है। तो IPGRI है, ये रोम इटली में है, और NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये दिल्ली में। दोनों का काम क्या है? तो जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होता है वो, उसके बारे में मैं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सॉरी जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि NBPGR का काम क्या होता है। मोटा मोटा आप ऐसे समझो, दुनिया भर की जो वेराइटीज होती हैं, चाहे पुरानी वेराइटीज हो, नई वेराइटीज हो, हजारों साल जंगली वेराइटीज हो, इन सभी के जर्म प्लाज्म वहां पर सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे आगे चलकर हम अच्छे तरीके से इस पर रिसर्च भी कर पाए। तो ये अपना पॉइंट होगा। अगला है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ये मैक्सिको में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिट के नाम से जाना जाता है इसको। सिमिट 1966 में ही आया था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें इसका सिमिट का बहुत बड़ा योगदान था। व्हीट और मेज पर, क्योंकि जो गेहूं है, गेहूं से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पूरी दुनिया में। तो इंटरनेशनल मेज और व्हीट इंप्रूवमेंट जो सेंटर था, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। फिर अगला है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये लीमा पेरू में है, 1971। अगला है नेशनल रिसर्च नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? लॉस बनोस फिलीपींस में है, 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कोलंबो श्रीलंका में, 1985। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर नायरोबी केन्या, 1978। वर्ल्ड फिश सेंटर पेंगांग मलेशिया में है। अगला है मैंडेट क्रॉप ऑफ ICRISAT, इसमें मैंडेट क्रॉप कौन कौन सी है? चिकपी, ग्राउंडनट, सोरगम, पिजन पी, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, स्मॉल मिलेट, ये सभी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल जो सेंटर हैं, ये इन्हीं चीजों पर, इन्हीं फसलों पर ज्यादातर रिसर्च करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करिए। आपको जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टेलीग्राम पर देख रहे हो तो एक बार हट गए मुझे जरूर बना के भेजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहूंगा। कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप देख के मेरा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं। हर जानकारी आपको कोर्स से रिलेटेड सब दिया गया है, कैसे खरीदना है, क्या क्या मिलेगा, सब बताया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप लोग फॉलो करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।